हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीए फर्स्ट ईयर बीए फर्स्ट ईयर में राजनीति विज्ञान प्रश्न पत्र प्रथम पर हमारी चर्चा चल रही है, जिसके अंतर्गत दोस्तों लास्ट सेशन में हमने शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर चर्चा की थी। और उसी प्रकार से आज भी हम अपना दोस्तों एक नया टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं। उस नए टॉपिक का नाम है दोस्तों नागरिकता। ठीक है, तो दोस्तों नागरिकता, सिटीजनशिप क्या होती है, किस किन व्यक्तियों को ये नागरिकता दी जाती है, क्या सभी विश्व के सभी देशों में नागरिकता के जो रूल्स हैं, जो नियम हैं, क्या विश्व के सभी देशों में एक जैसे हैं या फिर अलग अलग है, इन सब के बारे में हम जानने का आज के सेशन में प्रयास करेंगे। और भली भांति रूप से दोस्तों आज के इस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। और मैं आपको उम्मीद दिलाता हूं दोस्तों कि पूरे टॉपिक दोस्तों आज का सेशन कंप्लीट होने के बाद में सेशन के एंड होते होते दोस्तों आपका नागरिकता से संबंधित सभी क्वेश्चनों का जवाब आपको आज मिल जाएंगे और आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा। तो दोस्तों बने रहें वीडियो के एंड तक। और प्लीज अगर आप क्लास को देख रहे हैं दोस्तों तो प्लीज इसको सीरियस होकर ही देखें, आप इसको इग्नोर बिल्कुल ना करें और ना ही वीडियो को स्किप करें, क्योंकि स्किप करने से दोस्तों सिर्फ टाइम पास होता है, स्टडी नहीं होती है। अगर आपको पढ़ना है पूरी ईमानदारी दोस्तों, अगर आपको मेहनत करनी है, जैसे देखिए मान लीजिए कि अगर आधा घंटे का ये वीडियो होगा, लगभग आधे घंटे का वीडियो होगा दोस्तों। आधा घंटा भी अगर आप अपनी स्टडी के लिए नहीं दे पाते हैं, उसको भी अगर स्किप कर करके अगर वीडियो को आगे निकालेंगे दोस्तों तो टॉपिक पे समझ तो फिर भूल ही जाइए आप। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। क्लास नंबर 8, लेक्चर नंबर 8 होने जा रहा है दोस्तों आज। और वीडियो की अगर सीरीज देखेंगे तो सीरीज में लगभग 11वां नंबर का ये वीडियो होगा हमारा। ठीक है, नागरिकता एवं नागरिक समाज को हम आज समझने का प्रयास करेंगे। सिटीजनशिप एंड सिविल सोसाइटी के बारे में जानेंगे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो भी मेरे दोस्त इस चैनल पर नए हैं उन सबसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करके, और प्लीज अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए दोस्तों। क्योंकि आप अभी यकीन मत कीजिए, आप क्लास स्टार्ट होने दीजिए। क्लास स्टार्ट होने के बाद में आप खुद देखेंगे कि जिस प्रकार का मैं डेटा आपके लिए लाकर देता हूं दोस्तों, जिस प्रकार के कंसेप्ट मैं आपके लिए लाकर देता हूं बीए के लिए, इस प्रकार के पूरे कंसेप्ट पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। और इसके अलावा दोस्तों जो फैसिलिटी मैं आपको प्रोवाइड करता हूं, इस प्रकार की कोई फैसिलिटी जिस प्रकार से कि यूट्यूब के साथ में यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर दोस्तों कोई भी ऐसा यूट्यूब चैनल नहीं है जो डाउट क्लियर करने के लिए दोस्तों कोई टीचर अपने खुद के नंबर दे दे आपको, जबकि मैंने आपके लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर को सार्वजनिक कर रखा है। आप बस ईमानदारी से पढ़िए। इस दौर में अगर आपको कोई समस्या आती है दोस्तों, आज तो ये बीए फर्स्ट ईयर है, लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि जिस प्रकार से बीए फर्स्ट ईयर में दोस्तों मैं आपका मार्गदर्शन कर रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, उसी प्रकार से बीए सेकेंड ईयर में भी इसी प्रकार से पढ़ाता रहूंगा। बीए थर्ड ईयर तक भी दोस्तों मैं आपके साथ रहूंगा। इसके अलावा आप बीए के स्टूडेंट में से जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो बीए कंप्लीट करने के बाद हो सकता है कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए आना चाहे, अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए आना चाहे दोस्तों तो मैं उनकी कॉम्पिटेंसी की एग्जाम अभी से ही स्टार्ट इसी प्लेटफॉर्म पर दोस्तों अभी से ही स्टार्ट करवाने वाला हूं। कहीं आप बीए का स्टडी भी करते रहिए और साथ ही साथ में दोस्तों एक धीरे धीरे स्पीड से आराम से दोस्तों आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी भी कर सकेंगे। इस प्रकार से मैं आपके लिए छोटी सीरीज में वीडियो भी लाता रहूंगा, ताकि बीए कंप्लीट होने के बाद में आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए ज्यादा संघर्ष ना करना पड़े। जब तक आपका बीए कंप्लीट होगा दोस्तों तब तक मैं आपका 70 से 80% कॉम्पिटेटिव एग्जाम का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा चुका होऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों बने रहिए अपने सेशन में और शुरू करते हैं अपना सेशन। दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे और देखेंगे जिससे कि हमारा माइंड का कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि हम एक्चुअली में पढ़ क्या रहे हैं। तो राजनीति विज्ञान प्रश्न पत्र प्रथम के अंदर दोस्तों हमारी लगभग सेकेंड इकाई लगभग कंप्लीट हो चुकी है। लास्ट पॉइंट इसका बचता है नागरिकता और नागरिक समाज, सिटीजनशिप एंड सिविल सोसाइटी। इससे ऊपर के दोस्तों जो चारों टॉपिक हैं ये इस पर हमने एक एक करके वो सभी को डिटेल में समझ लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी। चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाइए दोस्तों, वहां पर भी एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है बीए फर्स्ट ईयर में पॉलिटिकल साइंस नाम से। वहां पर भी जाकर के आप जो है सभी वीडियो को एंजॉय कर सकते हैं, देख सकते हैं, अपने टॉपिकों को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करते हैं नागरिकता एवं नागरिक समाज। इस टॉपिक में क्या पढ़ने वाले हैं? तो इसमें दोस्तों हम 5 पॉइंटों पर विशेष फोकस करेंगे और इन 5 पॉइंटों के माध्यम से ही हमारा पूरा नागरिकता वाला टॉपिक
कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि नागरिकता दरअसल होती क्या है, नागरिकता आखिर ऐसी कौन सी चिड़िया का नाम है, नागरिकता होता क्या है, किस शब्द का नाम है ये नागरिकता, इसका अर्थ क्या होता है, इसको बहुत अच्छे से आप समझने का प्रयास करेंगे। जहां तक मेरा मानना है कि नागरिकता शब्द सभी को पता होता है दोस्तों, लेकिन अभी अगर मैं आपको बोल दूं कि नागरिकता की आप परिभाषा दीजिए तो शायद आप नागरिकता की परिभाषा नहीं दे पाएंगे, जबकि आपको पता है कि नागरिकता होती क्या है। ठीक है, लेकिन अभी अब मैं आपको बोलूं परिभाषा देने की तो आप में से 90% स्टूडेंट परिभाषा नहीं दे पाएंगे नागरिकता की। तो इसीलिए दोस्तों सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नागरिक का जो सिटीजनशिप का जो कंसेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम से लेकर के दोस्तों आपकी जीके जनरल नॉलेज के डेवलपमेंट तक के लिए बहुत आवश्यक कंसेप्ट है दोस्तों। और आजकल तो ये भारत सरकार में बहुत ही जोर शोर से बना हुआ है, पूरे देश में जोर शोर से बना हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम नागरिकता का अर्थ और उसकी परिभाषाओं को पर फोकस करेंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे कि नागरिकता दरअसल होती क्या है। इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे, नागरिकता को कंप्लीट समझने के बाद हम देखेंगे कि नागरिकता दरअसल कितने प्रकार की होती है, नागरिकता के प्रकार कितने हैं। ठीक है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सिटीजनशिप। इसके बाद थर्ड पॉइंट में हम देखेंगे नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है। अब मान लेते हैं कि ऐसा हो सकता है कि भाई हम इंडिया के नागरिक हैं, हम भारत के नागरिक हैं, हमें अमेरिका की नागरिकता चाहिए या ब्रिटेन की नागरिकता चाहिए या फ्रांस या विश्व के किसी भी देश की, मान लीजिए कि हमें वहां शिफ्ट होना है और वहां की नागरिकता चाहिए। तो कैसे हम वहां की नागरिकता हासिल कर सकते हैं, या विश्व का कोई अन्य व्यक्ति है जो भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो उसको कौन सी फॉर्मेलिटी पूरी करनी होगी, कौन सी प्रोसेस को कंप्लीट करना होगा जिसके माध्यम से उसे नागरिकता दी जा सके। थर्ड में हम बात करेंगे नागरिकता की समाप्ति। दरअसल नागरिकता की समाप्ति क्या होती है। मान लेते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी देश का नागरिक है, ठीक है, लेकिन उसको अब उसे नागरिकता से बर्खास्त करना है, उसे उसकी नागरिकता छीननी है, तो वो नागरिकता उसकी कैसे खत्म की जा सकती है, कौन कौन से ऐसे आधार होंगे जिन आधारों के बेस पर ही उससे नागरिकता छीनी जा सकती है। लास्ट में दोस्तों 5 नंबर पॉइंट में हम बात करेंगे नागरिक समाज की, अर्थात सिविल सोसाइटी की, कि सिविल सोसाइटी होती क्या है, नागरिक समाज होता क्या है। ठीक है, तो पांचों पॉइंटों पर हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। ये आज का ये वीडियो 30 मिनट से थोड़ा बहुत ऊपर जाने वाला है, वो बिल्कुल जा सकता है क्योंकि इसकी जो सब चर्चा है काफी समग्र चर्चा और विस्तार से चर्चा होने वाली है। क्योंकि दोस्तों इसमें पॉइंट तो वही है जाने पहचाने, परंतु इसमें जो आपको डेटा मिलेगा अंदर, जो इसका भाव मिलेगा ना, वो भाव आपके लिए एक मतलब मान लीजिए कि विश्लेषणात्मक होगा। उस पर जब जितना विश्लेषण करेंगे आप, आपके कंसेप्ट उतने ही ज्यादा क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए इस टॉपिक से संबंधित कुछ प्रश्न हम देख लेते हैं कि किस किस प्रकार के क्वेश्चनों का सामना हमें एग्जाम सेंटर में करना पड़ सकता है। प्रथम क्वेश्चन, नागरिकता से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकार बताइए। प्रथम क्वेश्चन में आपसे अर्थ पूछ लिया गया है नागरिकता का, कि नागरिकता क्या होती है समझाइए, और साथ ही साथ में इसके प्रकारों का भी वर्णन कीजिए, कितने प्रकार की नागरिकता हो सकती है, इनके प्रकारों का वर्णन कीजिए। सेकंड है, किसी देश की नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है। दोस्तों किसी भी देश की नागरिकता प्राप्त कैसे की जा सकती है, कौन से ऐसे आधार हैं जिन आधारों को कंप्लीट करने के बाद किसी देश की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, उन प्रकारों का वर्णन यहाँ करना है, और साथ ही साथ में नागरिकता प्राप्त करने के आधारों पर भी प्रकाश डालना है, उन आधारों को भी बताना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्मजात नागरिकता और देशीकरण नागरिकता को समझाइए, या कहें कि संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, या फिर दोनों में अंतर बताइए। जन्मजात नागरिकता क्या होती है और देशीकरण नागरिकता क्या होती है, ठीक है, या देशीकरण नागरिकता भी हो सकती है, तो ये किस प्रकार दोनों के बीच में क्या अंतर है, इस अंतर को भी जो है इस क्वेश्चन में पूछ लिया गया है। जो ये सारे जितने क्वेश्चन है दोस्तों, ये सब के सब आपको आगे जो हम टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें एक एक पॉइंट पूरे क्लियर होते चलेंगे। बस आपको ध्यान इतना रखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या क्या गया था। तो यहाँ पर दोस्तों में नागरिकता का अर्थ पूछा गया है, नागरिकता के प्रकार पूछे गए हैं, इसी के साथ में नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है उसके आधार पूछे गए हैं, जन्मजात नागरिकता और देशीकरण नागरिकता दोनों में अंतर पूछा गया है, और नागरिकता के प्रकार और नागरिकता समाप्ति के आधार पूछे, और नागरिक समाज पर भी टिप्पणी करने को कहा गया है। तो दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन आपने अभी पढ़ लिए शुरू में,
तो जब तक आपका ये टॉपिक चलेगा तब तक आप इन क्वेश्चनों के आंसर ढूंढने का प्रयास करेंगे और इससे आपका टॉपिक पर फोकस बढ़ जाएगा। और यही कारण है कि सारे क्वेश्चनों को मैं एंड की स्लाइड, लास्ट की स्लाइड में रखने की अपेक्षा मैं शुरू की स्लाइड में रखता हूं। और इसी कारण से दोस्तों शुरू की स्लाइड में रखता हूं, ताकि अगर आप पहले क्वेश्चनों को पढ़ लेंगे तो उन क्वेश्चनों में पूछा क्या गया है ये आपके दिमाग में फिट हो जाएगा और फिर उन्हीं क्वेश्चनों के जो आंसर होंगे ना, उस पूरे टॉपिक में आप उस आंसरों को ढूंढने का प्रयास करेंगे। और ढूंढने के प्रयास के क्रम में ही आपके जो कंसेप्ट है ना, एक एक करके बिल्कुल पानी की तरह क्लियर होते चलेंगे। ठीक है, चलिए तो अब हमारा टॉपिक दोस्तों स्टार्ट होने जा रहा है। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे नागरिकता का अर्थ और नागरिकता की परिभाषा। सबसे पहले हम इसे पढ़ लेते हैं दोस्तों, कंसेप्ट में दिया क्या गया है। उसके बाद में हम, जैसा कि हमेशा से करते आए हैं, व्यवहारिक रूप से इसको समझने का प्रयास करेंगे। एक या दो लाइन में मैं आपको व्यवहारिक रूप से समझाने का प्रयास करूंगा। चलिए, नागरिकता की अवधारणा उतनी ही पुरानी है जितनी मानव समाज। नागरिकता की अवधारणा उतनी ही पुरानी है जितनी मानव समाज। वर्तमान में राज्य में रहने वाले सभी व्यक्तियों को सामान्य रूप से नागरिक समझा जाता है। वैसे नागरिकता का अर्थ समझने के पहले नागरिक एवं विदेशी व्यक्ति में अंतर समझना अति आवश्यक है। दोस्तों पॉइंटों को नोट करते चले, अभी इन्हीं पॉइंटों पर हम चर्चा करेंगे। विदेशी व्यक्ति वह है जो राज्य में तो रहता है किंतु उसकी जो निष्ठा होती है वो दूसरे राज्य के प्रति होती है, और वही नागरिक निष्ठा, वही और जो नागरिक होता है उसके राज्य का, उसकी निष्ठा दोस्तों उसके राज्य के प्रति होती है। विदेशी व्यक्ति को राजनीतिक सुविधाएं प्राप्त नहीं होती और ऐसी सुविधाएं केवल नागरिक को ही प्राप्त होती है। पढ़ लिया आपने, अब जरा इसको व्यवहारिक रूप से समझने का एक प्रयास करें। नागरिक होता क्या है दोस्तों? सबसे पहले यहां पर बताया गया है कि नागरिकता की जो अवधारणा है, नागरिकता शब्द जो है दोस्तों ये आदिकाल से चला आ रहा है। जब से मानव समाज की उत्पत्ति हुई है तब से नागरिकता की अवधारणा चली आ रही है। अच्छा, अब नागरिक होता कौन है? तो अगर आपको नागरिक के बारे में अच्छे से समझना है दोस्तों, तो उसके लिए एक कंपैरिजन का, एक जिसके साथ आप उसका कंपैरिजन कर सके, जिसके साथ आप उसकी तुलना कर सके, ऐसे एक व्यक्ति को और लेकर आ जाइए। एक तरफ रखिए नागरिक और एक तरफ रखिए विदेशी व्यक्ति। ठीक है, इसका कंपैरिजन तो दोनों में ही किया जा सकता है, एक नागरिक, किसी भी देश का एक नागरिक और एक बाहरी किसी अन्य देश का नागरिक। ठीक है, तो जो नागरिक होंगे दोस्तों उनके लिए अन्य व्यक्ति विदेशी व्यक्ति हो जाएगा। ठीक है, अगर हमें नागरिकता को समझना है तो विदेशी व्यक्ति पर फोकस करना आवश्यक है। ठीक है, तो अब यहां पर से छोटा सा डिफरेंस ये होता है कि सामान्य रूप से तो हम ये कह सकते हैं, सामान्य रूप से ना, याद रखिए, सामान्य रूप से हम ये कह सकते हैं कि नागरिक वो प्रत्येक व्यक्ति हो सकता है जो राज्य के अंदर निवास करता है। जो राज्य में रहता है वो उस राज्य का नागरिक होगा। ये तो हो गई हमारी सामान्य बात। ठीक है, इसके अलावा जो अब बात होगी मेन, उसमें दोस्तों ये है कि जो सबसे मेन डिफरेंस जो है वो अर्थ के अंदर भी हम इस लाइन को कोड कर सकते हैं कि नागरिक को राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते। याद रखिए, इस बात को नोट करिएगा, नागरिक को राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। राजनीतिक अधिकारों को प्राप्त करने का अधिकार होता है नागरिक को, वहीं विदेशी व्यक्ति को इस प्रकार के राजनीतिक अधिकार नहीं दिए जाते। अब राजनीतिक अधिकार का मतलब क्या होगा? आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर ये राजनीतिक अधिकार क्या होते हैं? तो राजनीतिक अधिकार का सिंपल सा अर्थ है मेरे दोस्तों, राजनीतिक अधिकार होते हैं कि आपका वोटिंग करना, मत देने का अधिकार, वोट डालने का अधिकार, या किसी चुनाव में खड़ा होने का अधिकार, या किसी भी चुनाव में खड़े होकर के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, इस प्रकार के राजनीतिक पदों को प्राप्त करने का अधिकार। इस प्रकार के अधिकार जो है सिर्फ और सिर्फ नागरिक को ही प्राप्त होते हैं, विदेशी व्यक्ति को इस प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये है दोस्तों हमारे नागरिकता का अर्थ। ठीक है, अब इसके दोस्तों कुछ आधार भी हो सकते हैं कि नागरिकता को समझने के लिए हम कुछ आधारों का सहारा ले लें, जिससे नागरिकता वाला कंसेप्ट और दिमाग से क्लियर हो जाए कि नागरिक होता क्या है। अभी तक दो तीन बातें तो हमारे दिमाग से क्लियर हो चुकी है कि नागरिकता दरअसल होती क्या है। भाई नागरिकता कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं, नागरिक ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको विशेष सुविधाएं प्राप्त होती है उस देश में। वहीं अगर उसी परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो विदेशी व्यक्ति को वो सुविधाएं प्राप्त नहीं होती है, जैसे कि राजनीतिक अधिकार।
ठीक है। वो वहीं अगर दोस्तों इनकी बात करते हैं कंसेप्ट की, तो इसके अकॉर्डिंग हम ये भी कह सकते हैं कि जो विदेशी व्यक्ति होता है वो किसी अन्य देश में रहता तो है, लेकिन उसकी जो निष्ठा होती है, जो श्रद्धा होती है ना, वो अपने देश के प्रति होती है, ना कि जिस राज्य में, जिस देश में वो रहता है उस देश के प्रति। तो कई अन्य देश का व्यक्ति होगा, जैसे कि मान लीजिए कि हम मान लेते हैं कि ब्रिटेन का कोई व्यक्ति है जो भारत में रहता है, ठीक है, तो वो ब्रिटेन के प्रति निष्ठावान होगा, ना कि भारत के प्रति। वो जो नागरिक होता है दोस्तों, नागरिक सिर्फ अपने देश के प्रति ही निष्ठावान होता है, ठीक है। ये डिफरेंस भी हो सकता है। अब हम कुछ आधारों को समझने के साथ साथ नागरिकता का कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। सर्वप्रथम दिया गया है कि नागरिकता की प्राप्ति राज्य में ही संभव है। बिल्कुल सत्य बात है। अगर नागरिकता चाहिए किसी को तो वो एक देश में ही मिल सकती है, एक राज्य में मिल सकती है। अब राज्य कौन होगा दोस्तों, अगर आपने पुराने का वीडियो देखे होंगे, पुरानी क्लासेस ली होगी, तो आपको जो जैसे ही आपके सामने पॉइंट आता है राज्य, वैसे ही आपको दिमाग में 4 पॉइंट क्लिक होना चाहिए कि वो 4 पॉइंट कौन कौन से, जिनके आधार पर हम किसी भी भूमि को हम राज्य कह सके। कौन कौन से 4 पॉइंट थे दोस्तों? तो पहला पॉइंट था जनसंख्या, दूसरा था सरकार, तीसरी थी संप्रभुता, ठीक है, और चौथा था लास्ट वाला भूभाग। तो इस प्रकार के 4 पॉइंट थे। तो ये जो जहां पर ये चारों पॉइंट है, अर्थात कि कोई अगर राज्य है तो उस राज्य में ही नागरिकता का कंसेप्ट कंप्लीट हो सकता है। नागरिकता शब्द की पूर्ण प्राप्ति हमें किसी राज्य से ही हो सकती है, अन्य कहीं और से नहीं। सेकंड है नागरिकता से आशय राजनीतिक समुदाय के सामाजिक और राजनीतिक जीवन में सहभागिता से है। सिंपल सी बात है, अगर कोई समाज है, किसी देश में रहती है दोस्तों, तो उसका कार्य क्या होगा? सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में दोस्तों वो अपनी सहभागिता देंगे। राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में समाज का डेवलप करना, समाज का विकास करने का कार्य ये करेंगे। साथ ही साथ में राजनीतिक क्षेत्र में भी दोस्तों अपना जो है भूमिका निभाएंगे। इस प्रकार के काफी सारे ऐसे जो है उत्साहित कार्य करते रहेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि नागरिकता प्राप्त करने वाले व्यक्ति को कुछ अधिकार एवं विशेष सुविधाएं प्राप्त होती है। पढ़ने की, समझने की आवश्यकता नहीं है, ये आपके माइंड में पहले से क्लियर है। नेक्स्ट है नागरिकता प्राप्त व्यक्ति को राजनीतिक अधिकारों के अंतर्गत मत देने और निर्वाचन में खड़े होने का अधिकार भी प्राप्त होता है। पहले से ही क्लियर कर चुका हूं मैं आपको। जब नागरिकों को अधिकार प्राप्त होते हैं तो उन्हें कर्तव्यों का पालन भी करना अनिवार्य होता है। दोस्तों बात बहुत सिंपल है, लेकिन इसका अर्थ, जितनी ये बात सिंपल है, जितने ये शब्द सिंपल है, उसका अर्थ उतना ही गहराई तक जाता है, उतना ही डीप जाता है। नागरिकों को जहां विशेष सुविधा या विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं, वहीं उन्हें उन अधिकारों के साथ ही साथ कुछ कर्तव्यों का भी निर्वहन करना होता है। सिर्फ अधिकार नहीं दिए जाते, अधिकारों के साथ कर्तव्य हमेशा पीछे चिपके होते हैं। जैसे कि आपके पास में अगर कोई मूल अधिकार है, जैसे आपको दोस्तों जीवन जीने का अधिकार है, तो वहीं आपका एक कर्तव्य भी बनता है। वो कर्तव्य दोस्तों ये बन जाता है कि आप किसी अन्य व्यक्ति के जीवन में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, उसको किसी कार्य के लिए इतना प्रेरित नहीं कर सकते जिससे उसके जीवन जीने के अधिकार का उल्लंघन होता हो या उसके किसी भी अन्य मूल अधिकार का उल्लंघन होता हो। तो कोई अन्य व्यक्ति आपके कारण परेशान ना हो, ये आपका दायित्व है, और कोई व्यक्ति आपको परेशान ना कर सके, ये आपका अधिकार है। ठीक है, तो ये दायित्व और अधिकार और दायित्व दोनों साथ साथ चलते हैं। ठीक है, और ये सिर्फ एक नागरिक के पास ही होते हैं। हाँ, हालांकि कुछ अधिकार और कुछ दायित्व विदेशी व्यक्तियों को भी प्राप्त होते हैं, जो हम आगे चल के कभी जब संविधान पढ़ेंगे दोस्तों, तो उसमें एक एक कर करके पूरा सामने आने वाला है। चलिए अब बात करते हैं हम इसकी परिभाषाओं की। परिभाषाओं में दोस्तों ज्यादा कुछ ना समझने की आवश्यकता होती है, सिर्फ आपको इनके नाम याद करने की जरूरत पड़ती है कि नागरिकता से संबंधित परिभाषा कौन कौन महापुरुष ने दी है। ठीक है, तो एक अरस्तु साहब है, श्रीनिवास शास्त्री जी है और ब्लैकवेल है। तो ये 3 लोग हैं दोस्तों। तीनों की परिभाषाएं मुझे ज्यादा उचित लगी, इसी कारण से इन तीनों की परिभाषा मैंने यहाँ पर कोड कर दी। इनको एक बार पढ़ लेते हैं और फिर अपनी स्लाइड को आगे बढ़ाते हैं। वह व्यक्ति जो राज्य के न्याय प्रशासन में उसके पदों को प्राप्त करने में भाग लेता है, ठीक है, वह व्यक्ति
जो राज्य के न्याय प्रशासन में, याद रखिए दोस्तों, उसके पदों को प्राप्त करने में भाग लेता है। पहले हमने राजनीतिक पदों की बात की थी, यहाँ पर न्यायिक पदों की बात हो रही है, अर्थात न्यायालय की बात हो रही है कि जो व्यक्ति न्यायिक पदों को प्राप्त करने का अधिकारी होगा वही नागरिक होगा, ऐसा कहना है अरस्तु साहब का। नेक्स्ट है श्रीनिवास शास्त्री जी। तो नागरिक वह है जो एक राज्य का सदस्य हो तथा जो स्वयं अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करते हुए राज्य के उच्चतम विकास के लिए प्रयत्नशील रहता हो। ठीक। नेक्स्ट है ब्लैकवेल, एक राज्य की पूर्ण और उत्तरदायित्व भरी सदस्यता, अधिकार और दायित्वों की दोस्तों यहां पर बात की गई है। ओके, तो मेरे ख्याल से दोस्तों जहां तक मुझे लगता है अब आपको नागरिकता के अर्थ और परिभाषा में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, दोनों कंसेप्ट पूरे क्लियर हो चुके होंगे। अगर अभी तक भी कोई डाउट आ रहा हो तो आपको बोलने की आवश्यकता नहीं है, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, मेरे व्हाट्सएप नंबर भी आपको दिए हुए हैं, दोनों में से कहीं पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। अगर मुझे लगता है कि आपका डाउट कुछ ज्यादा बड़ा है जिसे मैं मैसेज या कॉलिंग के माध्यम से सोल्व नहीं कर सकता दोस्तों, तो मैं उसके लिए अलग से एक क्लास लूंगा, अलग से वीडियो बनाने का भी प्रयास करूंगा। बस आपका कार्य यह है कि वीडियो को पूरा देखिए, क्लास पूरी अटेंड कीजिए, कोई भी क्लास आप मिस नहीं करेंगे। 3 साल तक मैं आपके साथ खड़ा हूं दोस्तों, उसके बाद भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए खड़ा हुआ हूं। इसके अलावा कोई भी डाउट आपके अंदर आता है तो उसको दबा कर नहीं रखना है, उसको बाहर निकालिए, चाहे वो कमेंट के माध्यम से निकालिए या व्हाट्सएप के माध्यम से निकालिए। ये आपका कार्य है कि आप अपना डाउट कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, अगर मेरे अलावा कोई और भी अगर आपका डाउट क्लियर कर पा रहा है दोस्तों तो आपको बिल्कुल सोचने की आवश्यकता नहीं है। डाउट होता है, कहीं से भी क्लियर किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे नागरिकता के प्रकार की। नागरिकता के प्रकार कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार की नागरिकता होती है। ठीक है, एक मिनट हम तो चेक कर लें। ओके, अभी हाँ, चलिए नागरिकता के प्रकारों पर अब हम बात करते हैं। नागरिकता कितने प्रकार की होती है दोस्तों, तो इसमें आपको सिर्फ 2 पॉइंट याद रखना है। एक नागरिकता होती है जन्मजात नागरिकता। कौन सी? जन्मजात नागरिकता। अब ये क्या होती है जन्मजात नागरिकता, ये आगे आपको पूरा क्लियर होने वाली है। बस आप यहाँ पर सिर्फ इसका नाम देख लीजिए कि जन्मजात नागरिकता क्या होती है और साथ में देशीकरण नागरिकता क्या होती है। इन दोनों का आप समझ लीजिए एक बार, ये दोनों पॉइंटों को बस खाली एक बार देख लीजिए। अब आगे आपको ऐसे क्लियर हो जाएंगे कि बिल्कुल भी डिफिकल्टीज आपको फेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए शुरू करते हैं जन्मजात नागरिकता से। दोस्तों जन्मजात नागरिकता को भी हमने 2 भागों में तोड़ दिया है, 2 आधारों में बांट दिया है। सबसे पहले हम इसका व्यवहारिक अध्ययन कर लेते हैं, व्यवहारिक रूप से समझ लेते हैं कि जन्मजात नागरिकता के अंदर कौन से 2 आधार आएंगे। एक आएगा दोस्तों रक्त और वंश का सिद्धांत और दूसरा आएगा जन्म का सिद्धांत। चलिए सबसे पहले हम वंश का सिद्धांत देखते हैं और फिर हम देखेंगे जन्म का सिद्धांत। ठीक है, जन्मजात नागरिकता के अंतर्गत 2 आधार है, इन 2 आधारों पर ही दोस्तों उनको नागरिक कहा जा सकता है और 2 आधारों पर भी नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। जन्मजात नागरिकता के अंदर जो पहला पॉइंट है वो है वंश के आधार पर नागरिकता। अब हम कुछ ऐसा मान लेते हैं, चाहे किसी भी देश का कोई व्यक्ति है, ठीक है, अब वो दोस्तों बाहर जाता है घूमने के लिए अपनी पूरी फैमिली के साथ में। अब उस वक्त जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति अपनी फैमिली के साथ बाहर जाता है, हम मान लेते हैं कि भारत का कोई व्यक्ति है, भारत का कोई व्यक्ति है जो अपनी फैमिली के साथ इंग्लैंड जाता है घूमने के लिए या अमेरिका जाता है घूमने के लिए। ठीक है, अब घूमने उसी दौरान दोस्तों एक बच्चे का जन्म होता है। अब वो जन्म कहाँ होता है? अमेरिका में। ठीक है, अब अमेरिका में दोस्तों उस बच्चे का जन्म होता है तो उससे अब कहाँ की नागरिकता मिलेगी? उस बच्चे को बच्चा कहाँ का नागरिक होगा, भारत का या अमेरिका का? तो जब हम बात करेंगे वंश के आधार पर नागरिकता की, अगर किसी जिस देश में वंश के आधार पर नागरिकता दी जाती है दोस्तों, तो उस बच्चे को जो नागरिकता मिलने वाली है वो भारत की नागरिकता मिलेगी, ना कि अमेरिका की। क्यों? क्योंकि उसके माता पिता अर्थात उसके वंश को कहाँ की नागरिकता प्राप्त है? भारत की। इस कारण से वो भी भारत का नागरिक होगा। इसी के परिप्रेक्ष्य में अगर इसको उल्टा कर दिया जाए, जैसे कि सेकंड पॉइंट में जब हम बात कर रहे हैं कि जन्म के आधार पर नागरिकता,
वही भारत की एक फैमिली अमेरिका घूमने के लिए जाती है, अमेरिका में उस बच्चे का जन्म होता है दोस्तों, लेकिन उस समय जो कानून लागू होता है वो होता है जन्म के आधार पर नागरिकता। अगर बच्चे का जन्म अमेरिका में हो रहा है तो उसे अमेरिका की नागरिकता मिलेगी, चाहे भले वो उनके जो पेरेंट्स हैं, माता पिता है, वो चाहे किसी भी देश के नागरिक हो। ठीक है, तो ये दोस्तों, और अमेरिका में यही सिद्धांत अभी भी लागू है कि अमेरिका में जिसका भी जन्म होता है वो वहां का नागरिक हो जाता है। ओके, तो दोस्तों ये दोनों पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। अब एक बार इसको पढ़ लेते हैं, समझ आ जाएगा। रक्त एवं वंश का सिद्धांत, इसके अंतर्गत नागरिकता रक्त एवं वंश के आधार पर निर्धारित की जाती है। बच्चे का जन्म चाहे कहीं भी हुआ हो, बच्चे को उस राज्य की नागरिकता प्राप्त होती है जिस राज्य में उसके माता पिता जिस राज्य के निवासी हैं। ठीक है, सेकंड है जन्म स्थान का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग नागरिकता जन्म स्थान के आधार पर निर्धारित होती है। एक बालक को जिस देश की भूमि पर जन्म हुआ है उसी देश का नागरिक मान लिया जाता है, चाहे उसके माता पिता किसी भी देश के नागरिक हो। तो दोस्तों जन्म जात नागरिकता वाला कंसेप्ट क्लियर हो चुका है, मेरे ख्याल से हो चुका होगा, कोई डाउट नहीं होगा, वो सिंपल पॉइंट था। ठीक है, थोड़ा सा भी अगर डाउट जा रहा है ना तो एक बार वीडियो को थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए, सिर्फ 2 मिनट का रिवाइज कर लीजिए, वापस एक बार फिर देख लीजिए, इससे आपको पूरा क्लियर होता चलेगा। चलिए नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट, देशीकरण के आधार पर नागरिकता। तो दोस्तों देशीकरण के आधार पर नागरिकता एक बार आप पढ़ लीजिए, बहुत सिंपल है, इसके अंदर भी कुछ नहीं है, वो समझिए। देशीकरण एक कानूनी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कुछ निश्चित शर्तों पर ही देश की नागरिकता दी जाती है। लगभग सभी देशों में देशीकरण की प्रक्रिया को अपनाया गया है, जिसमें व्यक्ति के आवेदन पत्र से उस देश की नागरिकता प्राप्त करने के लिए निवेदन किया जाता है, जिसमें कुछ शर्तें पूरी करना आवश्यक होती है। तो किसी भी देश की नागरिकता प्राप्त करने के लिए दोस्तों, वैसे तो आप एक व्यवहारिक रूप से ये जान लीजिए कि विश्व के लगभग सभी देशों ने इस वाले प्रोसेस को अपना के रखा हुआ है कि कोई भी बाहरी देश अगर हमारे देश की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए एक कानूनी प्रक्रिया रखी गई है कि उसके लिए कुछ कंडीशन रखी गई है, कुछ शर्तें रखी गई है। अगर वो उन शर्तों को पूर्ण कर देता है तो उसे उस देश की नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, चलिए तो अब वो शर्तें जान लेते हैं दोस्तों, शर्तें कौन कौन सी हो सकती है। तो अपनी पूर्व नागरिकता का परित्याग करना। अगर कोई देश का नागरिक किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो जिस नए देश की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है उस देश में नागरिकता का आवेदन करने से पहले उसे उस देश की नागरिकता छोड़नी होगी, अर्थात जिस देश में पहले नागरिक था उस देश की नागरिकता का उसे परित्याग करना होगा। ये आवेदन की प्रथम शर्त है। सेकेंड शर्त है नए राज्य के प्रति राज्य भक्ति और निष्ठा की शपथ लेना। सिंपल सा पॉइंट है दोस्तों, और किसी देश की नागरिकता आप ले रहे हैं तो उस देश के प्रति आपको निष्ठावान बन के रहना पड़ेगा। वहीं से थर्ड पॉइंट, संविधान के प्रति विश्वास और निष्ठा का रखना आवश्यक है। इसके अलावा नए राज्य में उस राज्य के संविधान और कानून द्वारा निर्धारित अवधि तक निवास करना भी, अर्थात कि जो आपको कानून ने कह दिया, जो संविधान ने कह दिया, उसका पूर्ण पालन आपको करना आवश्यक होगा। अगर आपको संविधान ने कुछ समय के लिए रहने का अगर आपके लिए आपको समय दिया है ना, तो आपको उस समय के अंदर अंदर ही रहना होगा, उसके बाद देश से निकलना होगा। या फिर व्यक्ति के पास आजीविका के साधनों का होना भी आवश्यक है। अगर कोई व्यक्ति किसी देश में अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो उसके पास में दोस्तों आजीविका का साधन होना आवश्यक है। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारा सेकंड पॉइंट भी कंप्लीट हो जाता है जिसमें हमने नागरिकता के प्रकारों पर डिस्कस किया है। अब जब हम बात करने वाले हैं तो दोस्तों बात करेंगे नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है। नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है दोस्तों, थर्ड पॉइंट है हमारा नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है। नागरिकता प्राप्त करने के आधार कौन कौन से हो सकते हैं, चलिए एक एक करके दोस्तों इन पर भी हम डिस्कस कर लेते हैं और इनको समझने का जरा प्रयास करते हैं। क्या है, इनको शॉर्ट में समझेंगे, सिंपल है, ज्यादा वो ज्यादा लेंदी नहीं है कि उनको समझने में हमें प्रॉब्लम आए। एकदम सिंपल पॉइंट है दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ा सा फोकस करेंगे तो आपको आराम से समझ आ जाएंगे। विवाह, सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों विवाह, शादी, मैरिज। अगर कोई देश का नागरिक किसी अन्य देश की महिला या पुरुष से विवाह कर लेता है तो उस व्यक्ति को भी उस देश की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। ठीक है, बस इतनी सी बात है। अगर आप भारत के नागरिक हैं, अगर आप अमेरिका जाते हैं, अमेरिका में
किसी स्त्री पुरुष से विवाह कर लेते हैं दोस्तों, तो आप वहां के निवासी हो जाएंगे, आपको वहां के अमेरिका की नागरिकता मिल जाएगी। बस इतनी सी बात है इसमें। नेक्स्ट है निश्चित निवास। निश्चित निवास, अगर आप किसी देश में एक लंबे समय से निवास कर रहे हैं, काफी लंबे समय से निवास कर रहे हैं दोस्तों, तो आप वहां आवेदन के रूप में दोस्तों वहां पर नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। नागरिकता हेतु आवेदन करने के लिए दोस्तों एप्लीकेबल हो जाएंगे, आप आवेदन कर सकते हैं नागरिकता के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है शासकीय सेवा। अगर आप किसी देश की शासकीय सेवा में है, सरकारी सेवा में है दोस्तों, तो भी आप उस देश की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट संपत्ति खरीदना। अगर आपने किसी अन्य देश की संपत्ति खरीद रखी है, वहां के संपत्ति धारक है, तो भी आप उस देश की नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट है विजय के माध्यम से। विजय क्या होती है ये? अब अगर मान लेते हैं हम कि अगर हम भारत अगर मान लीजिए पाकिस्तान पे अटैक कर दे, ठीक है, और पूरे पाकिस्तान को हड़प ले, तो क्या होगा? जितने पाकिस्तान के नागरिक हैं उनको भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी, ऑटोमेटिक ही हो जाएगी। तो ये होता है विजय के माध्यम से नागरिकता देना। ठीक है ना। उसके बाद में दोबारा नागरिकता की प्राप्ति। दोबारा नागरिकता की प्राप्ति, हाँ हो सकता है ऐसा, जैसे मान लेते हैं कि भारत का कोई नागरिक है। अब जैसे मान लीजिए मैंने अभी आपको बोला है कि अगर हम पाकिस्तान पे अटैक कर दें, ठीक है, और पाकिस्तान को भारत में मिला ले, तो पहले सारे पाकिस्तानी भारतीय नागरिक ही थे। ठीक है ना। जब दोनों का बंटवारा हुआ तो वो पाकिस्तानी हो गए, जो भारतीय थे वो पाकिस्तानी हो गए। और वो पाकिस्तानी होने के बाद अगर हम फिर से पाकिस्तान को इंडिया में मिला लेते हैं, तो क्या होगा? दोनों को वापस से अमेरिका, जो पाकिस्तान के जो पहले के जो नागरिक थे वो वापस से नागरिक बन जाएंगे। तो इसको बोलते हैं हम दोबारा नागरिकता प्राप्त करना। वो सेकंड होता है, लास्ट है दोस्तों गोद लेना। गोद लेने के द्वारा भी आपको नागरिकता प्राप्त हो सकती है, गोद लेने के माध्यम से भी। ठीक है। अगर आप जैसे भारत के नागरिक हैं, अगर आप किसी ब्रिटेन या इंग्लैंड या किसी अन्य देश के बच्चे को अगर आप गोद लेते हैं, तो बच्चा भी यहाँ का भारत का नागरिक बन जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे नागरिकता की समाप्ति की। दोस्तों बहुत खूबसूरत पॉइंट है और आपको पता होना भी चाहिए कि आपकी ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिनके माध्यम से अगर आप वो गलतियां करते हैं, अगर ऐसी गलतियों को आप एक या अन्य बार दोहराते हैं, तो सरकार आपसे आपकी नागरिकता को छीन सकती है। ऐसे कौन कौन सी चीजें जरा समझ लीजिए इनको। ठीक है। नागरिकता का त्याग, सबसे पहले तो अगर आप चाहें तो अपनी स्वयं की मर्जी से अपनी नागरिकता का त्याग कर सकते हैं, इससे आपको कोई नहीं रोक सकता, सिवाय कुछ शर्तों के। एक दो शर्त होती है, जैसे कि अगर किसी देश में युद्ध चल रहा हो तो उस स्थिति में या उस समय आप किसी देश की नागरिकता नहीं, मतलब कि अपने देश की नागरिकता त्याग नहीं सकते। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों विवाह, अगर आपने भारत में रहते हुए, भारत में थे, अमेरिका घूमने गए, अमेरिका में किसी स्त्री या पुरुष से विवाह कर लिया, अगर आप पुरुष हैं तो स्त्री और स्त्री है तो पुरुष है था, इसका बोलने का मतलब मेरा ये है, अगर आप अमेरिका में किसी स्त्री पुरुष से विवाह कर लेते हैं तो दोस्तों आपको अमेरिका की नागरिकता तो प्राप्त हो जाएगी, लेकिन आपको भारतीय नागरिकता से हाथ धोना पड़ेगा, भारतीय नागरिकता को छोड़ना पड़ेगा। ठीक। नेक्स्ट है विदेशों से सम्मान प्राप्ति। आजकल हर किसी देश में दोस्तों भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए यह नियम ला दिया गया है कि अगर आप किसी अन्य देश से उपाधि लेते हैं, किसी अन्य देश से गिफ्ट लेते हैं, इनाम लेते हैं, तो भी आपकी नागरिकता को खतरा होगा, आपसे नागरिकता छीनी जा सकती है। नेक्स्ट, लंबे समय तक अनुपस्थित रहना। किसी देश में आप लंबे समय से नहीं है, 8 साल 10 साल से आप उस देश में रहते ही नहीं है, तो भी दोस्तों आप अपनी नागरिकता खो बैठेंगे। और साथ में देशद्रोह या सेना से भागना, देशद्रोह के मामले में भी आपसे आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है। ठीक है। चलिए, तो अब दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका ये नागरिकता वाला कंसेप्ट पूरा क्लियर हो चुका होगा। मात्र 5 से 7 मिनट की क्लास और बची है, जिसको हम कोशिश करेंगे थोड़ी सी और लंबी खींच दें, तो क्योंकि जो नागरिक समाज है दोस्तों, सिविल सोसाइटी है, इसको बस आप समझ लीजिए। बहुत प्यारा कंसेप्ट है और बहुत सिंपल कंसेप्ट है, इसमें कुछ भी टिपिकल जैसा कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल है, आपको फटक से समझ आ जाएगा। और मात्र ये 1 या 2 स्लाइड बची दोस्तों हमारे समझने के लिए, और यहीं पर हमारी क्लास आज की एंड हो जाएगी। चलिए, तो शुरू करते हैं। नागरिक समाज अर्थात सिविल सोसाइटी सरकारी संरचनाओं एवं बाजार के वाणिज्यिक संस्थानों से अलग क्रियाशील समाज के स्वैच्छिक नागरिक एवं सामाजिक संगठनों और संस्थानों से बना एक समाज होता है। ये वो कानूनी राज्य का सिद्धांत राज्य और नागरिक समाज की समानता को सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानता है। थोड़ा पढ़कर के ऐसा लगा होगा कि सर के ऊपर से जा रहा है ना। आप चलिए 1 मिनट और रुक जाइए, इसको और कंप्लीट पढ़ लीजिए पूरे को, आपको इसमें ही समझ आ जाएगा।
नागरिक समाज को उसके घटकों के द्वारा आसानी से समझा जा सकता है। जो घटक के नीचे दिए हुए हैं, इन घटकों के माध्यम से आप समझिए, आप आसानी से इसको समझ पाएंगे। जैसे गैर सरकारी संगठन, अर्थात जैसे कुछ निजी संगठन होते हैं, ठीक है, जैसे कि एनजीओ वगैरह है ना, वो सामुदायिक संगठन होते हैं। कुछ संस्थाएं बना ली जाती है, समाज वाली संस्था, आपने नाम सुना होगा कि कुछ सोसाइटियां होती है ना, जैसे क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, सिविल सोसाइटी होती है, सामाजिक सोसाइटी होती है, अलग अलग प्रकार की, कई प्रकार की सोसाइटी बना ली जाती है ना, जिनको आजकल तो कंपनियों के रूप में भी प्रयोग किया जा रहा है। मजदूर संगठन होते हैं, आपने मजदूर संगठन भी देखे होंगे दोस्तों। किसान संगठन देखे होंगे, आजकल दिल्ली में जो है ना, जो रैलियां निकल रही है, वो सब किसान संगठन है। इसके अलावा महिला संगठन आपने देखे होंगे, धार्मिक संगठन या सहकारी संस्थान। तो ये जो संगठन होते हैं, जो सहकारी संस्थान होते हैं, जो महिलाएं संगठन होते हैं, जो किसान संगठन होते हैं, स्टूडेंट संगठन होते हैं, कई प्रकार के मजदूर संगठन होते हैं, या कहें कि सहकारी संस्थाएं होती है, या कहें कि एनजीओ होती है दोस्तों, ये सब के सब इनको ही नागरिक समाज कहा जाता है। नागरिक व्यक्ति की बात नहीं हो रही दोस्तों, नागरिक अर्थात जो राज्य में रहने वाला नागरिक है और उनका समाज, नागरिकों का समाज। किसी एक समाज, किसी एक धर्म को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है, बल्कि इसमें विभिन्न समाजों के, विभिन्न धर्मों के व्यक्तियों से मिलकर के एक संगठन बनता है, और उसी संगठन को यहाँ पर नागरिक समाज का दर्जा दिया जा रहा है। उसी संगठन को यहाँ नागरिक समाज कहा जा रहा है। अब क्लियर हुआ नागरिक समाज क्या होती है, ठीक है। तो वही जो संगठन बना लिए जाते हैं। अब संगठन क्यों बनाए जाते हैं दोस्तों, तो इसका कार्य अब आपको आगे देखने को मिलेगा इसकी विशेषताओं के अंदर, कि नागरिक समाज, जो नागरिक संगठन जो होते हैं, ये संगठन जो है किसी राज्य में किस प्रकार से कार्य करते हैं, क्यों बनाए जाते हैं, इनका उद्देश्य क्या होता है। तो सबके सब चीजें दोस्तों विशेषताओं में ही इंक्लूड कर दी गई है, जो आपको आसानी से समझ आने लगेगी। सबसे प्रथम हम देखेंगे कि ये संगठन संगठित समाज को इंगित करता है। दोस्तों, जिस किसी राज्य में भी इस प्रकार के संगठन होते हैं, जहां जिस किसी देश में भी सामाजिक संगठन होते हैं, वो संगठन एक समाज को इंगित करते, समाज को प्रदर्शित करते हैं कि इस राज्य की समाज जो है वो संगठित है, बिखरी हुई नहीं है, संगठित समाज है, जो अपने अधिकारों के प्रति सजग है, सतर्क है, ठीक है। नेक्स्ट, सिविल सोसाइटी अर्थात की वही नागरिक समाज राज्य के बड़े हिस्से से बनती है। बिल्कुल सही बात है, काफी सारे जो सदस्य होते हैं उनसे मिलकर बनी होती है। कोई सा भी, जैसे महिला संगठन है मान लीजिए आप, तो ऐसा जरूरी नहीं है किसी एक जिले से या एक किसी देश के एक तालुके, एक जिले से या एक राज्य से मिलकर बनेगी, बल्कि देश के विभिन्न कोने कोने के व्यक्ति, कोने कोने की महिलाएं इकट्ठी होकर के भी एक संगठन का निर्माण कर सकती है, ठीक है। इसी प्रकार से राज्य से अलग होता है, ये राज्य से अलग होता है, बिल्कुल सही बात है। जो एक संगठन होता है दोस्तों, ये राज्य से एकदम अलग होता है, अर्थात सरकार से भी अलग होता है, लेकिन फिर भी सरकार के कार्यों में हस्तक्षेप करता है, नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार से। जब राज्य को ऐसे संगठनों की जरूरत पड़ती है, तो ऐसे संगठन सरकार को सहायता भी देते हैं, सहायता करते हैं, और उसी प्रकार से जब सरकार अच्छे से काम नहीं करती है, तो दोस्तों यही संगठन होते हैं जो उनको, सरकार को प्रेरित करते हैं या उत्साहित करते हैं ऐसा कार्य करने के लिए, उचित कार्य करने के लिए, देश के हित में कार्य करने के लिए। नेक्स्ट, यह नागरिकों के जीवन में राज्य के अनावश्यक हस्तक्षेप पर नियंत्रण लगाता। बिल्कुल सही बात है। अगर राज्य या सरकार नागरिकों के जीवन में, या कहें कि नागरिकों के जो अधिकार होते हैं, उन अधिकारों में अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप करे, तो उन पर प्रतिबंध भी लगाने का ये कार्य करते हैं। कई प्रकार के, विभिन्न प्रकार के एनजीओ होते हैं दोस्तों, जो सरकार पर दबाव बनाने का कार्य करते हैं। सरकार पर दबाव इसलिए बनाया जाता है ताकि सरकार सही निर्णय ले और सही कार्य देश के हित में, जनता के हित में कार्य करती रहे, ठीक है। समाज में राजनीतिक, सामाजिक, प्रशासनिक और आर्थिक चेतना जागृत करना भी इनका प्रमुख कार्य होता है, और ये सरकारी विभागों में कार्य संचालन को पारदर्शी बनाते हैं, और ये स्वतंत्र एवं उत्तरदायी संगठन होते हैं। तो दोस्तों, ये था सिंपल सा एनालाइज, नागरिक समाज क्या होती है और नागरिक समाज की विशेषताएं क्या होती है। लगभग सारे पॉइंट आसान है दोस्तों, एकदम इजी है, ज्यादा कोई टिपिकल नहीं है। अब एक बार और इस वीडियो को, अगर आप थोड़ा सा कंफ्यूजन अगर हो कहीं पर भी, तो हैंड टू हैंड इस वीडियो को वापस से रिवाइज करके, जितना कंफ्यूजन हो उतना रिवाइज कर लीजिए भाई, पूरा मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जितना कंफ्यूजन हो उतना रिवाइज करके आप वीडियो को वापस से देखिए, कंसेप्ट को हैंड टू हैंड क्लियर कीजिए, कल के लिए कुछ ना छोड़े। कृपया करके बीए वालों से मेरा स्पष्ट निवेदन है
कि कल के लिए बिल्कुल ना छोड़े। कहीं कहीं होता है कि यार चलो ठीक बाद में देख लेंगे या कल देख लेंगे, कल क्लियर कर लेंगे, तो ये नहीं होना चाहिए। अगर आप आज एक टॉपिक को उठाकर बैठे हैं ना, तो वो टॉपिक इसी वक्त खत्म होना चाहिए, अभी कंप्लीट होना चाहिए। टॉपिक कंप्लीट होने के बाद ही आप उठेंगे और पूर्ण रूप से तैयार होना चाहिए। आपने क्लास देख ली, उसके बाद में आप आपके पास जो भी नोट्स या जो भी बुक है उसमें इस टॉपिक को पढ़ेंगे और शॉर्ट नोट हैंड टू हैंड बनाएंगे। तो अगर आपने ये कार्य किया दोस्तों, तो मेरा यकीन मानिए पूरी लाइफ आपको वो टॉपिक याद रहेगा, पूरी लाइफ आपको वो टॉपिक हेल्प करता रहेगा अन्य टॉपिकों को समझने में भी। ठीक है, चलिए दोस्तों, इसी के साथ अपना आज का सेशन खत्म करते हैं, है ना। और जो भी मेरे नए स्टूडेंट हैं इस चैनल पर या इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मैं उनको थोड़ी सी जानकारी दे दूं। जो पुराने हैं उनको थोड़ा सा वेट करना होगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों सेशन के एंड तक बने रहने के लिए। इसके अलावा जो सेशन में नए हैं, जो वीडियो पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए कि दोस्तों इस चैनल पर हम आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए 2 से 3 माध्यम रखते हैं। प्रथम, आप कमेंट के माध्यम से मुझे आप अपनी समस्या बता सकते हैं, अपने डाउट बता सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप अपने डाउट को व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर ये मेरे दिए हुए हैं, मेरे खुद के नंबर है दोस्तों, जिसमें व्हाट्सएप पर मैं लगभग 14 से 15 घंटा अवेलेबल रहता हूँ, ऑनलाइन रहता हूँ। जब भी आप चाहे कोई डाउट हो आपका, तो आप व्हाट्सएप पे मुझसे डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, इसके माध्यम से भी अगर नहीं होता है दोस्तों, तो मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाकर दे दूं उस सब्जेक्ट, उस टॉपिक पर। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए दोस्तों, जो मैं पीपीटी के माध्यम से पढ़ाता हूं, अगर यही नोट्स आपको अपने नोट्स क्रिएट करने के लिए उसमें काफी हेल्प करेंगे। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जाइए और वहां सर्च कीजिए लोधाजी क्लासेस। लोधाजी क्लासेस जब सर्च करेंगे दोस्तों, तो वहां पर आपको एक ग्रुप देखने को मिलेगा। उस ग्रुप को आप लोधाजी क्लासेस के ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, तो दोस्तों आपको सभी टॉपिक के सारे नोट्स जितने भी मैं यहाँ पर पढ़ाता हूँ, सारे नोट्स दोस्तों आपको उस प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।